Hello my dear students, let's begin with the next topic. Topic number 3.6, limitation of Ohm's law. देखो ओम्स लॉ जो है ना, ओम्स लॉ क्या था, V प्रोपोर्शनल टू I। अब ओम्स लॉ जनरली कौन फॉलो करता है? तो सिर्फ कंडक्टर्स ही ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। बट आपको अभी बहुत स्ट्रेंज लगेगा जो मैं बताऊंगा वो, कि कंडक्टर्स का यूज जनरली कहीं पे होता ही नहीं है। ऑल्दो दे आर गुड फॉर कंडक्टिंग, कंडक्शन के लिए कंडक्टर्स ही यूज होते हैं। सबको पता है, बचपन से हम कंडक्टर पढ़ते आए हैं, पर कंडक्टर का कहीं पे यूज होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सारे के सारे सेमी कंडक्टर्स हैं। मतलब इन रूटीन लाइफ कंडक्टर्स का तो कहीं यूज ही नहीं होता, हर जगह सिर्फ सेमी कंडक्टर्स का ही यूज होता है। और सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे कि कंडक्टर, उनको बोलते हैं ओमिक कंपोनेंट्स। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे कि सेमीकंडक्टर, उनको बोलते हैं नॉन ओमिक कंपोनेंट्स। रेडी? तो ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब कि जो कंडक्टर्स, मतलब जो कंपोनेंट्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे कि सेमीकंडक्टर, तो उनके लिए क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले तुमको दिया है एक टेक्स्ट बुक में, देखो आपको फिगर 3.5 दिया होगा। 3.5 में हमें क्या दिया है कि भाई एक ग्राफ दिया है V वर्सेस I का, और वहां पे हमको पता है कि V वर्सेस V प्रोपोर्शनल टू I का मीनिंग क्या होता है कि अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी उतना ही इंक्रीज होगा। तो वहां पे V वर्सेस I का ग्राफ अगर प्लॉट करोगे ना, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। कंडक्टर्स के लिए जब प्रैक्टिकली ये सब करने बैठते हैं तो ग्राफ थोड़ा आगे जाके ऐसा हो जाता है। मतलब प्रैक्टिकली डैश लाइन होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, थियोरेटिकली ये फॉर्मूला को जब हम प्लेस करते हैं तो ऐसा ग्राफ मिलना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जब करने बैठते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसा डेविएट हो जाता है। ठीक है? तो ये ओम्स लॉ की पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन कि जो नॉन ओहमिक होते हैं उनमें क्या होता है, तो जैसे कि हमने देखा कि थोड़े टाइम तक तो V और I ऐसा रहता है, मतलब वो ये रहा। ठीक है? यहां पे हम देख लेते कि मान लो ये करंट है, ठीक है, और ये मिली एम्पियर की रेंज में है, ये तुम्हारा वोल्टेज है। सो सेमीकंडक्टर में ये होता है कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा हो, करंट थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद सडनली करंट बूस्ट करता है। मतलब देखो, ये तो खैर जो भी है ओमिक के लिए। नॉन ओमिक में क्या होता है? ओमिक में सबको पता है कि V जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा हो वैसे वैसे करंट बढ़ता रहता है। बट नॉन ओमिक में क्या होता है? नॉन ओमिक में ये होता है कि मान लो कि हमें इतना तो पता चल गया कि भाई कंडक्टर का यूज बहुत कम जगह पे होता है। भाई कंडक्टर का यूज कहाँ होता है? तो सिर्फ वायर बनाने के लिए। कहाँ पे? सिर्फ वायर बनाने के लिए। नॉन ओमिक का यूज कहाँ होता है? सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने के लिए, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, जो भी बोलो वो। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई, जैसे कि एसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं।
एसी जो कि नॉन ओमिक मतलब सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेमीकंडक्टर से। एक एसी कितना काम करता है? एक वो कूलिंग का काम करता है, मतलब कूलिंग का सर्किट लगा हुआ है उसमें अंदर। एसी जो है वो हीटिंग का भी काम करता है। कुछ कुछ एसी होते हैं जो हीटिंग का भी काम करता है, तो हीटर के लिए अलग से सर्किट दिया हुआ है। प्लस एसी में एक छोटा सा डिस्प्ले भी होता है, तो डिस्प्ले के लिए भी एक सर्किट होता है। अब एसी एक साथ 3 काम करता है, मतलब उसमें कूलिंग का भी सर्किट है, उसमें हीटिंग का भी सर्किट है, और उसमें डिस्प्ले दिखाने के लिए भी एक सर्किट होगा। तो हर एक सर्किट क्या अलग सेम वोल्टेज पे काम करेगा? नहीं। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं कि उसको हाई वोल्टेज, मतलब उसको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए बट करंट कितना चाहिए? कम। वोल्टेज हाई चाहिए, करंट कम चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको करंट हाई चाहिए बट वोल्टेज चाहिए लो, तो तब सेमीकंडक्टर आता है। तो सेमीकंडक्टर में क्या हो गया? देखो, मैंने वोल्टेज बढ़ाया 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 बढ़ाया, वोल्टेज मैंने बढ़ाया, मैंने यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज का रेंज बढ़ा दिया, बट करंट सिर्फ इतना बढ़ा, मतलब हाई वोल्टेज करंट लो। कंडक्टर्स में ये पॉसिबल नहीं है। कंडक्टर्स में अगर वोल्टेज हाई करोगे तो करंट भी हाई हो जाएगा। तो ये ऐसा एरिया है जहां पे वोल्टेज इंक्रीज करने के बावजूद भी करंट इंक्रीज नहीं होता। रेडी? और सडनली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उससे आगे थोड़ा वोल्टेज बढ़ाओगे और सडनली आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा। अब मान लो कि ये जो इंक्रीज इन द करंट हुआ वो मिली एम्पीयर का हुआ। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं वोल्टेज को रिवर्स कर देता हूं। अब मैं नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करता हूं। नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई देने से भी मेरे को मिलेगा तो सेम ऐसा ही, इसके जैसा, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। और सडनली मुझे जो करंट दिखेगा वो ऐसे दिखेगा। रेडी? अब करंट वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया, सडनली करंट का बूस्ट मिला, वो करंट मुझे मिली एम्पीयर का मिला था। यहाँ पे भी ऐसा हुआ, वोल्टेज इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, पर करंट में इतना कोई चेंज नहीं मिला। ठीक है, वोल्टेज हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ाया, पर करंट जो है वो इतना ही चेंज हुआ। फिर सडनली करंट हमारा इंक्रीज हुआ, पर ये जो करंट है वो माइक्रो एम्पीयर में मिला। ये करंट कैसा मिला? माइक्रो एम्पीयर में। तो ये है नॉन ओमिक, ऐसे फॉलो करता है करंट और वोल्टेज को, जबकि ओमिक ऐसे फॉलो करता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है, करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है वो ऐसे भी दिखने को मिलता है। मतलब कि अगर मैं यहां पे करंट की कोई एक वैल्यू लूं तो उसमें मेरे को 2 वोल्टेज मिलेंगे। एक ही करंट में 2 वोल्टेज मिले, मतलब 2 वोल्टेज ऐसे पॉसिबल है जिसमें सेम करंट मिल सकता है मेरे को। ये भी नॉन ओमिक के लिए होता है। क्यों? क्योंकि ओमिक के लिए तो ये वोल्टेज तो उसके अकॉर्डिंग एक ही करंट, ये वोल्टेज तो उसके अकॉर्डिंग एक ही करंट, पर यहां पे एक करंट उसके अकॉर्डिंग मुझे 2 या 2 से भी ज्यादा भी मिल सकते हैं। रेडी? सो ये हो गया लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ ये कर सकता है, ये और ये नहीं कर सकता है। चलो अब आगे हम देखेंगे टॉपिक नंबर 3.7, रेजिस्टिविटी ऑफ, टॉपिक नंबर 3.7, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। चलो,
सो आपकी बुक में पहला सेंटेंस क्या लिखा है, देखो आई एम रीडिंग द सेंटेंस। द रेजिस्टिविटीज ऑफ वेरियस कॉमन मटेरियल्स आर लिस्टेड इन टेबल 3.1। तो आप टेबल 3.1 निकालो। तो 3.1 में आपको है ना ऐसा टेबल दिखेगा जिसमें यहाँ पे एक पहला कैटेगरी होगा मटेरियल का, दूसरा होगा रेजिस्टिविटी का जो कि फाइंड की है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और फिर वहां पे तुमको टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया है जिसको बोलते हैं अल्फा। ये हम स्टैंडर्ड 11 में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में देख चुके हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है। अब देखो हमें इतना तो पता है कि भाई कंडक्टर जो होता है उसका काम क्या है, कंडक्शन करना। तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कैसी होती है, कम होती है। रेजिस्टिविटी को बोलते हैं रो। वैसे अगर देखने जाए तो इंसुलेटर का काम क्या है, इंसुलेशन करना, कंडक्शन नहीं करता। मतलब उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है और रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो वो चीज आप टेबल में देख सकते हो। देखो मैं आपको टेबल दिखाता हूं। तो भाई टेबल में क्या है, तो यहां पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, इसमें कंडक्टर्स दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भी कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और रेजिस्टिविटी कम होती है। तो कंडक्टर्स की, ये कंडक्टर्स है, इनकी रेजिस्टिविटी देखो, तो इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 के टर्म में है। किसके टर्म में, 10⁻⁸, मतलब बहुत कम हो गई। वहां पे इंसुलेटर्स दिए हैं। तो मैंने बताया कि भाई इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी 10⁵, 10⁴, 16 इतनी ज़्यादा है। मतलब ये 10⁻16 है, ये 10⁻⁸ है। तो कितनी ज़्यादा हो गई, इसमें +8 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, और उसमें +16 ऐड करना है तो 16 और 8 ऐड करोगे 24। इससे इसकी 10⁻24 जितनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है ना। सिंपल सा है कि अभी कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, इंसुलेटर है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। चलो तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो टेक्स्ट बुक में से ही हम स्टडी कर लेते हैं। चलो, द मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। चलो क्या लिखा है फिर, डिपेंडिंग ऑन their resistivities in an increasing order of their values, metals have low resistivity। metals मतलब कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कितनी कम है, देखो 10⁻⁸ के पावर में दे रखी है, इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर टू 10�6 ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर जो है वो रेजिस्टिविटी का यूनिट है। At the other end are insulator like ceramic, rubber and plastic having resistivities 10⁻18 times greater। देखो कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। In between these two there are semiconductors, ठीक है। However, resistivity characteristically decreasing with a rise in temperature। अब देखो एक चीज आप याद रखना, मैं यहां पे जो लिख रहा हूं उसको नोट कर देना। भाई यहां पे हम लिख रहे हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये अपनी नोटबुक में लिख लेना, कंडक्टर्स में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। एंड
वाइसा वर्सा, टेम्परेचर डिक्रीज तो इससे उल्टा मैं लिख देता हूं, टेम्परेचर डिक्रीज, रेजिस्टिविटी डिक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज. बट इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. उससे उल्टा ठीक है. चलो, तो ये चीज आपको एक याद रखोगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा. ठीक है, ये नोटबुक में स्टोर कर लेना, इसकी जरूरत पड़ सकती है, लिख लेना. चलो, तो यहां पे क्या लिखा है देखो, हाउ एवर हैव रेजिस्टिविटीज. किसकी बात कर रहे हैं अभी? सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं. सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटीज कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीजिंग विथ राइज इन टेम्परेचर. तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है. द रेजिस्टिविटीज ऑफ सेमीकंडक्टर आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, जो कि हम इम्प्योरिटी के साथ भी उसमें चेंज होता है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे एकदम लास्ट चैप्टर में, फिजिक्स का पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर, उसमें आएगा डिटेल में. दिस लास्ट फीचर इज एक्सप्लॉइटेड इन द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो मैंने बोला ना कि जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है? सेमीकंडक्टर्स का. टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ सेमीकंडक्टर से बना है. क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी हम ये इम्प्योरिटीज से भी चेंज कर सकते हैं. किससे चेंज कर सकते हैं? इम्प्योरिटीज से. और इसीलिए उसका यूज़ ज़्यादा होता है. ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था ना, वो कंडक्टर का हमने ग्राफ दिखाया था, ये वाला सेमीकंडक्टर का. तो ये ग्राफ तुम जैसे चाहो वैसे चेंज कर सकते हो. सेमीकंडक्टर ऐसे ऑब्जेक्ट है कि उसकी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी तुम जैसे चाहो वैसे चेंज कर सकते हो. कंडक्टर में ये सब नहीं होता. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. सो आगे क्या है? आगे हमें दिया है कि भी कितने कितने टाइप के रेजिस्टर्स हम यूज कर सकते हैं. देखो, commercially produced resistance for domestic use or in laboratories are of two major types. 2 टाइप के जो होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं. एक जो हम रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, टीवी, फ्रिज, ये सब बनाने के लिए, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने के लिए रेजिस्टेंस यूज़ होता है. और दूसरा होता है लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करने के लिए. ठीक है, दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं. एक है वायर बाउंड रेजिस्टर्स और दूसरे हैं कार्बन रेजिस्टर्स. वायर बाउंड रेजिस्टेंस क्या होता है? ये वो रेजिस्टेंस है जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं. वायर बाउंड रेजिस्टेंस आर मेड बाय वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एन एलॉय, जैसे कि मैग्नीन, कॉन्स्टेंट, निक्रोम और सिमिलर. तो भाई क्यों हमने ऐसे ही लिए वायर बाउंड के लिए? The choice of this material is dictated mostly by the fact that their resistivities are relatively insensitive to temperature. ये सब जो है ना, मैग्नीन, कॉन्स्टेंट, नाइक्रोम, ये सब की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ज़्यादा चेंज नहीं होती. वैसे तो हमने देखा था भाई यहाँ पे कि भाई टेम्परेचर के साथ हर एक की रेजिस्टिविटी बढ़ती या कम हो जाती है. बट ये 3 ऐसे हैं कि जिसमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी में इतना फ़र्क नहीं आता. लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कौन करता है? अभी 11-12 के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करते हैं, आपके जैसे, जिनके पास इतनी परफेक्ट ग्रिप नहीं होती कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कैसे हैंडल कर सकते हैं. तो कभी कभी वो ज़्यादा करंट पास करते हैं, कभी कभी कम करंट पास करते हैं. करंट पास करने से क्या, रेजिस्टेंस गर्म हो सकता है. गर्म होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी. ये सब ऐसे हैं कि जिसमें रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, इसलिए लेबोरेटरी में ये यूज़ करते हैं. ठीक है, these resistance are typically in the range of a fraction of an ohm to a few hundred ohms. ये जो रेजिस्टेंस है वो 100-200 ओम, बस ये 100 ओम तक की होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते. ये हमने किसकी बात की? वायर बाउंड रेजिस्टेंस की बात की है.
चलो आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस इन हायर रेंज आर मेड मोस्टली फ्रॉम कार्बन। अगर ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए तो कार्बन के रेजिस्टेंस बनाना पड़ता है। कार्बन रेजिस्ट देखो, कार्बन रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी में आप जो रेजिस्टेंस यूज़ करते हो ना वायर वाउंड, वो इतना बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा, हैवी भी होता है, 2 हाथ से पकड़ना पड़ता है इतना बड़ा रेजिस्टेंस। और उसका काम क्या है? बस 100 ओम तक का रेजिस्टेंस देना। जबकि ये कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है? कार्बन रेजिस्टेंस ऐसे रेजिस्टेंस है कि जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देते हैं। 2 किलो ओम, 5 किलो ओम, 100 किलो ओम तक के भी होते हैं। और इनकी साइज कितनी होती है? एकदम छोटी, इतनी ही साइज के वो रेजिस्टेंस होते हैं और बहुत सस्ते आते हैं। 1 रुपए के 4 मिलते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कार्बन रेजिस्टेंस कैसे दिखते हैं। चलो, दे आर कॉम्पैक्ट, इनएक्सपेंसिव एंड दस फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सबसे ज़्यादा ये क्यों यूज़ होते हैं? हम भाई कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? जो सस्ता, मजबूत, टिकाऊ होता है वो, क्योंकि हम इंडियंस हैं। और ये कार्बन रेजिस्टेंस यही है, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ। कार्बन रेजिस्टेंस आर स्मॉलर इन साइज, हैंड्स देयर वैल्यूज आर गिवन यूजिंग अ कलर कोड। मैं आपको कल है ना कैपेसिटर भी दिखाऊंगा और कल मैं आपको रेजिस्टेंस भी दिखाऊंगा। कैपेसिटर जो होता है ना वो बड़ा होता है ऐसा, और यहाँ पे 2 लेग होते हैं, एक लेग पॉजिटिव होता है, एक लेग नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये बड़ा होता है तो इस पर वैल्यू भी लिखी होती है कि भाई ये 100 वोल्ट और 2 माइक्रोफैरेड है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा उसमें लिखा होता है 100 वोल्ट एंड 2 माइक्रोफैरेड। बट रेजिस्टेंस तो बहुत छोटा होता है ऐसा, ये वायर, इसमें लिखने की जगह ही नहीं होती। तो पता कैसे चलेगा ये रेजिस्टेंस कैसा है, कितने ओम का है? तो रेजिस्टेंस में जनरली मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करके ड्रॉ करता हूं ऐसा। रेजिस्टेंस में लिखा नहीं होता, बट उसमें कलर के स्ट्रिप्स दिए होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। वो कलर्स पढ़ के हमें पता लगाना है भाई कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम्स का है। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया था, बोर्ड में नहीं सॉरी नीट में ये क्वेश्चन आया था कि एक रेजिस्टेंस है उसमें ये कलर है तो वो कितने ओम्स का होगा। चलो, तो अब मैं सिखाता हूँ कि कलर पे से कैसे पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम्स का है। चलो, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलो मैं इसी में शो कर देता हूँ आपको, ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस याद रखो, बी रॉय, बीबी रॉय नाम का बंदा है। पहला बी मतलब ब्लैक, दूसरा बी मतलब ब्राउन, आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो। बीबी रॉय नाम का बंदा था ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन मतलब बीबी रॉय गोज टू, जी स्टैंड्स फॉर गोज टू। फिर क्या आता है? ब्लू, गोज टू बॉम्बे, ठीक है। फिर क्या आता है? वायोलेट, गोज टू बॉम्बे वाया, वायलेट के बाद आता है ग्रे, वाया गेटवे ऑफ इंडिया, उसमें ग्रे के बाद आता है वाइट, तो ये होगा गेट वे ऑफ इंडिया, ठीक है।
बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। वाइट के बाद है गोल्ड, सिल्वर एंड फिर आता है नो कलर। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, फिर आता है नो कलर। चलो फिर क्या करना है आपको, ये टेबल एग्जाम में बना देने का। चलो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब वाइट तक तुम्हारे 9 डिजिट्स आएंगे। वाइट तक क्या आएंगे तुम्हारे 9 डिजिट्स। फिर से वो लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर थर्ड करना है 10:0, 10:1, 10:2, 10:3, 10:4, 10:5, 10:6, 10:7, 10:8, 10:9। ठीक है। फिर क्या आएगा, यहाँ पे 10:9 के बाद आपको क्या करना है, 10:-1 एंड 10:-2, इसमें आपको एक ऐड करना पड़ेगा, गोल्ड और सिल्वर का आएगा। फिर आएगा फोर्थ में आपको क्या करना है कि आखिरी के 3 जो है ना, गोल्ड सिल्वर और नो कलर, गोल्ड सिल्वर और नो कलर में आएगा 5 10 20। ठीक है। चलो ये टेबल पहले आपको बनाना आना चाहिए। कलर्स के सीक्वेंस याद रखना, बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया 0 to 9, 0 to 9, 10:0 to 10:9, फिर -1 -2। वाइट के बाद 3 कलर आएंगे, गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। उसमें से ये 10:2 वाले सिर्फ 2 में ही आएंगे, और फोर्थ कॉलम में सिर्फ 3 ही आएंगे, आखिरी के 3 में गोल्ड सिल्वर और नो कलर में 5 10 और 20। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया है बुक में, रेड 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 सिल्वर। क्या है, रेड 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 सिल्वर। चलो मैं यहां लिख देता हूं, रेड 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 एंड सिल्वर। चलो तो रेड, तो पहला कलर रेड है, मतलब ये स्ट्रिप है ना, ये रेड कलर की होगी, दूसरी स्ट्रिप भी रेड कलर की होगी, तीसरी भी रेड कलर की होगी, और चौथी जो है वो सिल्वर होगी। तो पहले कलर के लिए पहला देखने का रेड, तो रेड के लिए क्या आता है 2, तो लिखो 2। फिर दूसरे कलर के लिए दूसरा देखो, उसमें भी 2 आता है, तो 22। फिर तीसरे कलर के लिए तीसरा देखो, तीसरा भी क्या है 10:2। 10:2 जो है ना वो मल्टीप्लायर है। ठीक है। फिर आया सिल्वर, चौथे के लिए चौथी लाइन देखो, चौथी लाइन में सिल्वर के लिए क्या आता था 10, तो ये प्लस और माइनस 10%, मतलब ये रेजिस्टेंस 22 × 2 ओम्स का है, जिसमें 10% का प्लस और माइनस हो सकता है। ये इसको बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो देखो आपकी बुक में दिया है कि ये रेजिस्टेंस 22 × 10⁻² ओम्स का है, जिसमें प्लस और माइनस 10% है। फिर एक और है येलो वायोलेट ब्राउन गोल्ड, येलो वायोलेट ब्राउन गोल्ड। चलो पहला कलर है येलो, तो येलो के लिए पहला देखो 4, वायोलेट के लिए आएगा 7, तो 47। ब्राउन थर्ड कलर है, तो थर्ड कलर के लिए देखो ब्राउन। ठीक है। ब्राउन के लिए आएगा 10:1, तो इंटू 10:1। और आखिरी में है गोल्ड, तो गोल्ड के लिए आता है 5, तो ये 47 × 10:1 ओम्स का है, जिसमें प्लस और माइनस 5% का एरर हो सकता है। हो गया 47 × 10, जिसमें प्लस और माइनस 5% हो सकता है। इजी ना। तो ये कलर कोड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना, इसको लिख लेना, बी रॉय
गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया, और आखिरी में 3 कलर बचेंगे, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये साल भी नीट में क्वेश्चन आए थे, इसमें से प्रीवियस ईयर में भी आया था, है ना। चलो, सो यहाँ तक अगर कोई किसी को कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।